अस्सलाम वालेकुम जी। आज के इस लेक्चर में मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के एमसीक्यूज कराऊंगा। अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई प्रॉब्लम है और आप या अभी तक आपने पास पेपर नहीं किए, कंसेप्ट आपको क्लियर है और आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो फिर आपके लिए है। मैं आपको फिर भी ये इनकरेज करूंगा, जो भी मेरी पास पेपर की वीडियो होती है मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि याद रखना, स्किल करने से आती है, सुनने से नहीं आती। मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि आप जो वीडियो है उसको स्टॉप करके, जब एक क्वेश्चन आप देखें तो वीडियो को स्टॉप करके आप खुद उसको उसका सोल्यूशन निकालें और फिर मेरी आंसर से कंपेयर कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ज़्यादा फायदा होगा। चलें जी। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि जी टाइम ज़ाया हो रहा है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन की तरफ जाना चाहिए, तो जल्दी चले जाते हैं जी। पहले क्वेश्चन पे को देखें और इसकी स्टेटमेंट आप पढ़ लें जी। आई होप कि आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसको पढ़ के आप अपना आंसर सोचें। देखिए क्या हो रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, ये पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन उसने बता दी है कि देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। और जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होती तो आपको पता है कि जी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होती। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। वो मेरा पॉइंटर क्यों नहीं कर रहा? हाँ ठीक है। A stone is thrown from point P and follows a parabolic path in which the highest point reached is T. The stone reaches point Q just before landing. Okay, so the Q is point that is just before the landing point. The vertical component of acceleration of the stone is. Okay जी, क्वेश्चन क्या है? You have to tell about the vertical component. अच्छा यार, वो बात सीधी सी है, आपको खुद पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के बराबर होता है। और आपको पता है कि जी इसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड में होती है। जब कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस एक्स डायरेक्शन में कोई आपके पास वो नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, नेट फोर्स जीरो है। वेयर एज वर्टिकल डायरेक्शन में आपके पास एक्सेलरेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जामिनर ने आपको सीधा सीधा ट्रैप करने की कोशिश की कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का है ही वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो है ही नहीं। और आपको पता है कि जी इस पूरी डिस्कशन में पूरी हर जगह एक्सेलरेशन जो है इसका थ्रू आउट सेम होगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन थ्रू आउट सेम होता है। बिकॉज हम बहुत थोड़ी हाइट की बात कर रहे हैं। A2 में जाके आप पढ़ेंगे कि जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बहुत लार्ज हाइट्स पे वेरी करता है, तो यहाँ पे जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एवरीवेयर इज सेम। ठीक है, एवरीवेयर इज सेम, दैट इज द कंसेप्ट। सो जीरो एट टी नो। वर्टिकल जो एक्सेलरेशन है वो टॉप पे भी एग्जिस्ट करता है, जीरो नहीं होता। टॉप पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वहां एग्जिस्ट करता है। लार्जर एट टी देन क्यू नो। जब हम बात कर चुके हैं दे आर इक्वल। लार्जर एट क्यू देन टी नो। द सेम इज एट क्यू एट टी। तो टी पे बच्चों जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो सेम होगी जो क्यू पे होगी। सीधा सा फैक्चुअल सा क्वेश्चन है। मेरी वर्कशीट की अरेंजमेंट हमेशा ऐसी होती है कि सबसे पहले जो है सिंपलेस्ट क्वेश्चन पास पेपर का जो आता है वो, और फिर आगे जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे आपके लिए चैलेंज बढ़ता जाएगा, ये याद रखना। अच्छा जी, देखते हैं नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है। स्टोन is thrown upwards as follows and follows a curved path. Air resistance is negligible. ठीक है, again the same thing, mostly ये negligible ही होगी। Why does the path have the same shape, have this shape? पाथ की शेप को हमने डिफाइन करना है कि ऐसी शेप किस वजह से बनी, वाई इट इज पैराबोलिक पाथ। ठीक है, आप सोचिए और फिर जो है अपना आंसर निकालिए, फिर मेरे आंसर से कंपेयर कीजिए। ओके जी, आई होप कि आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। द स्टोन एज ए कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन। फैक्ट है भाई कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है और वर्टिकल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का फैक्ट है जिसकी वजह से इसकी ये शेप बनती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, वर्टिकल वेलोसिटी जो है ऊपर जाते हुए ये शुरू में ज़्यादा
अगले लम्हे थोड़ी सी कम होगी, हॉरिजॉन्टल सेम, इसलिए जो है इसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन ये। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर बच्चों बात सीधी सी है कि अब रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर होगी, थोड़ा और ऊपर चले जाते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट और कम हो गया, हॉरिजॉन्टल सेम ही है, तो इसलिए जो है इसकी डायरेक्शन जो है ऐसे होगी। तो ये डायरेक्शन इस तरह या कर्व पाथ ऐसा बनने की क्या रीजनिंग है वो हमसे पूछी गई है। सो ए इज द राइट आंसर। अगले वालों को आप देख लें कि स्टोन एज ए कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन एंड कांस्टेंट वर्टिकल वेलोसिटी। नो भाई, वर्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट है ही नहीं। अगेंस्ट द फैक्ट the stone has a constant upward acceleration followed by constant downward acceleration। ठीक है, ये बात, अपवर्ड और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही होता है, लेकिन दैट इज नॉट द रीजन कि वो इस तरह का पाथ बन रहा है। द स्टोन एज अ कांस्टेंट अपवर्ड वेलोसिटी। नो भाई, कांस्टेंट अपवर्ड वेलोसिटी नहीं है। Let's go towards question 3. A tennis ball is thrown horizontally in air from the top of tall building. ठीक है जी। If the effect of air resistance is not negligible, what happens to the horizontal and vertical components of the ball velocity? अच्छा भाई, ये बात सीधी सी है, आपने खुद सोचना है, बार बार मैं यही बात करूंगा। एयर रेजिस्टेंस अगर एग्जिस्ट करती है तो फिर क्या फर्क पड़ेगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी पे। ये देखो बच्चों, यहां से इसकी अगर डायग्राम आपको बता दी जाए तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है। यहां से बच्चों एक बॉल थ्रो किया गया है, इट फॉलोज दिस टाइप ऑफ पाथ, और एयर रेजिस्टेंस जो है आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है, और इसका मतलब जो है एयर रेजिस्टेंस अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो लगेगी वो ऐसे लगेगी, और वर्टिकल वेलोसिटी की यहाँ पे डायरेक्शन बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी एयर रेजिस्टेंस लगेगी। सो जो नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन के अपोजिट जो है वो एयर रेजिस्टेंस लगेगी। ठीक हो गया भाइयों। अच्छा, अब एक बात याद रखना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है अब आपके पास कांस्टेंट नहीं रहेगी। अगर आप इस चक्कर में हैं कि जी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी अब कांस्टेंट होगी, तो नहीं होगी, ये याद रखना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, इसका मतलब ये होगा कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो रही होगी या कांस्टेंट होगी। ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। ठीक है, और इवेंचुअली डिक्रीज होते 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 क्या हो सकता है, वेलोसिटी को कांस्टेंट तो नहीं हो सकती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, सो इनको आप रिजेक्ट कर लें। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिक्रीजेस टू जीरो। ओके जी, दोनों ऑप्शन हो सकती हैं हमारे लिए, कोई मसला नहीं। वर्टिकल वेलोसिटी को क्या होगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, देखो भाइयों, एयर रेजिस्टेंस ऊपर लग रही है, नीचे जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, बॉल की नीचे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अपवर्ड डायरेक्शन में भी एक एयर का कंपोनेंट है। ठीक है, स्टार्ट में जो है, स्टार्ट में क्या है, एयर रेजिस्टेंस वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है, तो स्टार्ट में जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही फोर्स लग रही है। ठीक हो गया, स्टार्ट में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है वो एयर रेजिस्टेंस है। जैसे वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम होती जाएगी एयर रेजिस्टेंस की वजह से, तो क्या वो कम होती रहेगी। अब क्या होगा, जब आपके पास नेट फोर्स ये है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे स्पीड इंक्रीज होगी एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो एक्सेलरेशन कम होगा, स्पीड फिर भी इंक्रीज होगी। एक्सेलरेशन कम होगा, स्पीड फिर भी इंक्रीज होगी। स्पीड इंक्रीज होते 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 होते
उस वक्त तक इंक्रीज होगी जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाते। तो उस सूरत में वर्टिकल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद ना वो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या हो गई है, जीरो हो गई है। तो आंसर क्या बना, बी बना सर जी। मुश्किल सवाल था भाइयों। Projectile is launched at O and follows the path as shown. Air resistance may be neglected. Which statement is true for the projectile when it is at the highest point Q of its path? मुझे लगता है मुझे स्टेटमेंट नहीं पढ़नी चाहिए यार, आप खुद पढ़ सकते हो। क्वेश्चन मुझे सामने ओपन करके आपको पढ़ना चाहिए और आप आंसर निकालना चाहिए। अच्छा जी, हम इस पॉइंट पे उसने बात की है, इस पे क्या होगा। अच्छा, फैक्ट क्या कहता है भैया, फैक्ट क्या कहता है कि जी यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो गई है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो शुरू में थी वही है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नहीं है भाई, इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही, वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो गई, एक्सेलरेशन यहाँ पे नॉन जीरो है। अगर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गई है तो टोटल वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर होता है अंडर रूट, इसलिए वहां पे टॉप पे स्पीड मिनिमम होगी। चलें देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेशन इज जीरो। ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन तो जीरो ही रहता है, एवरीवेयर इट इज जीरो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी जीरो, नो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल जीरो, नो, क्योंकि स्पीड तो जीरो नहीं है। स्पीड जीरो क्यों नहीं है कि इसका ये कंपोनेंट तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं टॉप पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तो फिर आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्पीड पे डिपेंड करती है और स्पीड इसके दोनों कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट होता है। तो इसलिए मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज जीरो। अगर आप ये भी जीरो सोच रहे हैं, मोमेंटम जो होता है आपने पढ़ा ही होगा, एम वी, तो वेलोसिटी तो जीरो नहीं है टॉप पे, इसलिए ये भी जीरो नहीं है। तो पहला जवाब ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेशन इज जीरो एवरीवेयर। अगर एग्जामिनर आपको कहीं स्टक करने की कोशिश करता है, किसी और पॉइंट पे पूछता है, तो आप बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेशन इज जीरो एवरीवेयर भाइयों बहनों। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5। A stone is projected horizontally in a vacuum, no air resistance, and moves along the path as shown. X is a point on the path, X, V, H are the vertical and horizontal lines। ठीक है जी, point X पे xt is the tangent to the path along which directions do forces act on the stone at X। ठीक है जी, नया इम्तिहान है, नया सवाल है, नया जज्बा है, परेशानी किस बात की है भाइयों। देखो हॉरिजॉन्टल, अब किसकी बात कर रहे हैं, फोर्सेस किधर एक्ट कर रही हैं, फोर्सेस, फोर्सेस, एयर रेजिस्टेंस निश्ता। जब एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, फोर्स फिर सिर्फ एक ग्रेविटी की है, और पॉइंट एक्स में ग्रेविटी किधर एक्ट करेगी, पता है यारो आपको, मैं आपका इम्तिहान नहीं ले रहा, इस डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, सो एक्स वी ओनली। अगर एयर रेजिस्टेंस होती तो फिर किधर फोर्सेस होती, फिर एयर रेजिस्टेंस, आप खुद सोचना यार, एयर रेजिस्टेंस होती तो फिर क्या जवाब होता, मैं नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन 6। द डायग्राम शोज द पाथ ऑफ ए गोल्फ बॉल। ठीक है, okay, describes changes in the horizontal vertical components of the goal velocity when air resistance resistance force are ignored। किसकी बात कर रहे हैं भाइयों, ओरिजेंट वेलोसिटी की। तो क्या समझते हैं आप, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट सर जी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होता सर, इन दोनों में से होता है। व्हाट अबाउट वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होती है, शुरू में मैक्स होती है सर, फिर डिक्रीज होते होते यहाँ पे जीरो हो जाती है सर, फिर यहाँ नीचे आती है सर, इसकी डायरेक्शन ये होती है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी।
तो क्या लिखेंगे सी और डी में? कांस्टेंट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स, ठीक है सर। एक्सेलरेशन डिक्रीजेस अपवर्ड्स व्हेन इंक्रीजेस डाउनवर्ड्स, नो सर जी। सो आंसर सी इज करेक्ट, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहता है। ओके जी, एक नया सवाल आता है। अच्छा यार, ये आपको नहीं बताया, ये ऊपर जो लिखा हुआ है मई जून 16 पेपर 1-3 क्वेश्चन नंबर 7। A ball is thrown with velocity v at an angle of theta to the horizontal. The acceleration of free fall is g. Assume that a resistance is negligible like always. What are the horizontal displacement x and the vertical displacement y after t? सवाल तो भाइयों अच्छा है, लेकिन सोचेंगे आप। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। तो मैं आपको फिर बता देता हूँ कि इस वेलोसिटी को जब आप रिजॉल्व करेंगे, किस वेलोसिटी को? v को, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे। ये कंपोनेंट क्या होगा? शाबाश, अच्छा सोच रहे थे आप, v cos थीटा। ये कंपोनेंट क्या होगा? v sin थीटा। गुड। v cos थीटा सर जी कांस्टेंट होता है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? x इज v cos of theta time t, that is velocity component, and t is time. Horizontal displacement, this one is caused by this velocity component. अगर ये ना होता तो बॉल आगे ना जाता। एंड दिस वर्टिकल, अच्छा ये आपने आंसर निकाल दिया एक्स का, तो वी टी कॉस थीटा, इसको यार आगे पीछे लिख सकते हैं, वी टी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा इंटू टी। सो इसको तो इग्नोर मारें। अगर तुक्का भी लगाना पड़ जाए तो ए और बी में से लगा दें भाई। ठीक है, अगर इतना वक्त ना हो और आप जो है इंतहाई टेंशन के आलम में आ जाएं पेपर में, तो फिर पहले जितनी चॉइसेस एलिमिनेट कर सकते हैं वो करें और फिर लगाएं भाई तुक्का। वाई कैसे निकालते हैं? वाई इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? वी साइन थीटा। अब मैं कौन सी डायरेक्शन कंसिडर कर रहा हूँ? वर्टिकल। और वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? वी साइन थीटा। अपर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है? नीचे होता है सर माइनस जी। एवरीवेयर एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, सो आई एम टेकिंग डाउन एज नेगेटिव, अप एज पॉजिटिव। ठीक हो गया, क्योंकि उसने भी ऐसा ही किया हुआ है। अब क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट एस के लिए सर जी हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, क्योंकि एक्सेलरेशन है। सो सर एस इज वाई, यू इनिशियल वेलोसिटी इज वी साइन थीटा, टी एक्सेलरेशन इज माइनस जी 1/2 जी टी स्क्वेयर। तो अगर ये आपको याद होती ना, तो फिर आपके लिए ज़्यादा आसानी हो सकती थी, टाइम ना लगता। ओके, तो क्या आंसर लिखोगे? बी आंसर है भाइयों, वी साइन थीटा -1/2 जी टी स्क्वेयर। अच्छा यार, अगर आप नहीं भी निकाल सकते ना, इतना वक्त नहीं है और आप इतनी खुआरी नहीं करना चाहते, देखिए अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, इसका मतलब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो -1/2 जी टी स्क्वायर। अगर थोड़ा सा भी आपको पता है ना यार, कि थोड़ा सा भी लेक्चर किसी का सुना हुआ है, मेरा नहीं भी सुना, किसी का भी सुना हुआ है, तो आपको इतना पता चल जाएगा कि एक्सेलरेशन थ्रू आउट डाउनवर्ड होता है। अगर आप ये मानते हैं कि एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में होती है, तो फोर्स क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड होता है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके जी, मुश्किल सवाल लग रहा है देखने से तो। A projectile is fired with from point P with velocity v at an angle theta to the horizontal. It lands at point Q. The horizontal distance r from P after time t. Okay, so the acceleration of free fall is g. Air resistance is negligible. Which equation is correct? So we have to find equation for the range of projectile, and you know that over here it is given kg, the time of flight is capital T. Okay, the horizontal component of velocity is
v cos theta. Okay, and this is the horizontal displacement that is given by v cos of theta time t, and t over here it is t. So v cos theta into t is your correct option. Got it? So रेंज में आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन में कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता भाइयों, कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। तो इसलिए ये चीज, इसलिए ए आंसर सही है, मैंने आपको बता दिया। A cannon fires a cannonball with initial speed v at an angle alpha to the horizontal. ओके जी, मान लेते हैं। Which equation is correct for the maximum height? लेट से आपको कोई नहीं याद, लेट से आपको कोई नहीं याद कि जी हाइट के लिए क्या इक्वेशन है, मेरी तरह याद नहीं है, तो क्या करेंगे? ठीक है, एक तो मैं आपको सादा तरीका बता देता हूं कि यूनिट से पहले देखते हैं, होमोजीनियस होनी चाहिए ना। तो ए को मैं टेस्ट करता हूं भाइयों। लेट्स टेस्ट ए। ए में क्या कि मैंने, आप यहाँ पे देख लेते हो, वी की यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। साइन थीटा कॉस थीटा इनकी कोई यूनिट नहीं होती, डिवाइडेड बाय जी की होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दैट इज, इतना आइडिया आपको होना चाहिए, ये ऊपर जाएगा तो सेकेंड वन। सो दैट्स वाई ए कांट बी द राइट आंसर ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट। अगले को देख लें, बी को भाई। सर जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओवर मीटर पर सेकंड, तो इसका भी सिंप्लीफाई करेंगे तो सेकंड पावर -1 आएगा, दैट इज नॉट गुड फॉर हाइट। सी को देखें भाई, अब ये स्क्वायर के अंदर है भाई, इसका ख्याल रखना है, ये ना हो आप ख्याल ना रखें तो एग्जामिनर आपका ख्याल ना रखे। ठीक है, सो मीटर पर सेकंड सर, होल स्क्वायर भी है सर जी, ओवर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सर ये मीटर स्क्वायर होगा, इतना हमें पता है, -2 ओवर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सर ये तो गया कैंसिल, मीटर आ गया, तो इसका यूनिट बनता है मीटर। लेट्स से हम डी को चेक करते हैं, सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर का स्क्वायर ओवर मीटर पर सेकंड, सो मीटर स्क्वायर सेकंड -4 ओवर मीटर s-1। तो यहाँ पे भी मीटर s-3 बनेगा। तो इसलिए भाइयों यूनिट की बेस में हमने देख लिया कि सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें इक्वेशन होमोजीनियस है। सो अगर किसी टू ऑप्शंस में एग्जामिनर अगर तेज होता ना मेरी तरह, वो हाइट की ये इक्वेशन भी आपको दे देता, कहता जी v cos ऑफ अल्फा ओवर 2g, फिर आप स्टक हो जाते। फिर इसका यूनिट भी मीटर ही आना था, आप चेक कर लें, इसका यूनिट भी मीटर ही आता, फिर आप होमोजेनिटी की बेस पे फैसला ना कर सकते। तो लकीली यहाँ पे सिर्फ एक ही चॉइस है जिसमें इक्वेशन होमोजीनियस है, तो फिर इस तरीके से ये। अदरवाइज आपको जो है याद होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं, यहाँ पे ओरिजिनल इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी और यहाँ फाइनल वेलोसिटी पता है, हाइट आपको निकालनी है, एक्सेलरेशन जी है तो आप निकाल लेंगे आराम से। क्वेश्चन 10 पे चलते हैं जी। क्या लिखा हुआ है? आर्चर, आर्कर है या आर्चर है, जो भी है, shoots an arrow at a target. The diagram shows the path of the arrow. Okay. Air resistance is assumed to be negligible. The graph shows थ्री, ओके जी, थ्री डिफरेंट क्वांटिटीज हैं हमारे पास, पी क्यू आर टाइम के साथ साथ, और हमने बताना है कि ओरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है। ओके जी, सवाल तगड़ा है, इसको तगड़े अंदाज में देखना पड़ेगा। अच्छा यार देखो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है, x इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, यही है ना।
जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी होगा इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसका मतलब ये होगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ साथ लीनियरली इंक्रीज होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये नहीं हो सकता, इसमें क्या है कांस्टेंट, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जो Q है दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। काम तो उसने बड़ा आसान कर दिया। अगर इस चीज को देखें, इस लॉजिक को देखें, तो फिर तो हमारे पास देख लें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट में कोई और ऑप्शन ऐसे है ही नहीं जिसमें कि वो, तो हम सीधा सीधा बी को लिख देंगे, ठीक है। लेकिन आर को देख लें, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाइयों, मैंने ऊपर बताया वाई इनिशियल वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो लेट्स से दिस इज v नॉट ऑफ y इंटू टी माइनस 1/2 gt स्क्वेयर। सो दैट इज क्वाड्रेटिक इन टी, ठीक है, नॉन लीनियरली वेरी होगा। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 है, यहाँ मैक्सिमम होगा, फिर कम होता जाएगा, यहाँ मैक्सिमम, फिर कम होकर दोबारा उधर ही आ जाएगा। सो आर इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जिंदगी आपकी आसान हो जाती है सिर्फ चूंकि इसने इतना डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज अगर कर देता यहाँ पे, इधर इस कॉलम में ना 2 जगह क्यों लिख देता था, फिर आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता था। लेकिन चले, जहाँ आज़ादी है उसको एंजॉय करें, फिर क्या मसला। डबल एंडेड लॉन्चिंग डिवाइस फायर्स टू आइडेंटिकल स्टील बॉल्स एक्स एंड वाई एट द सेम टाइम। ये भी सही है। हाइट सेम है भाइयों, दोनों नीचे आके ये कहीं इधर गिरेगा और ये कहीं इधर आके गिरेगा। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है, दैट इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फॉर बोथ। आपको समझना चाहिए कि एग्जामिनर क्या करवाना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज जो हैं वो y की स्पीड जो है दे आर बोथ लॉन्च हॉरिजॉन्टल बट y हैज ए ग्रेटर स्पीड। इसकी स्पीड जो है, इसकी ये स्पीड v नॉट ऑफ y इज ग्रेटर देन v नॉट ऑफ x। तो हमें तो ये बात पता है कि जी चूंकि हाइट दोनों में सेम है और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दोनों में सेम है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, इसका मतलब ये होगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों के लिए सेम होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी चूंकि 0 है भाइयों, इसकी भी और इसकी भी, तो हम क्या कर सकते हैं कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h की इक्वेशन लिखें, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0, 1/2 gt स्क्वायर, डाउनवर्ड को मैंने पॉजिटिव ले लिया। सो टाइम दोनों में देख लें, जिसमें मेरा लेक्चर भी है भाई वो भी आप देख सकते हैं। टाइम जो है वो दोनों में सेम होगा क्योंकि टाइम इनकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन जब टाइम सेम होगा, इसकी वेलोसिटी ज्यादा, तो ये डिस्टेंस ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस, ठीक है। अगर इसको मैं कहूँ एक्स ऑफ वाई, एक्स ही लिख देता हूँ, x1 लिख देता हूँ, इसको x2 कह देता हूँ। x1 विल बी ग्रेटर देन x2, क्यों जी, बिकॉज ये वेलोसिटी ज्यादा है और टाइम सेम है, तो x ज्यादा होना चाहिए x1। अब आप ऑप्शन देख लें कौन सी है। एयर रेजिस्टेंस, तो एयर रेजिस्टेंस की बात कोई की है उसने? स्टील बॉल्स है ना, स्टील बॉल्स पे एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट वैसे ही कम होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारी आइडियल अप्रोच चल जाएगी। पहला देखते हैं, बोथ एक्स एंड वाई रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, हैं तो साइमल्टेनियसली ही रीच करेंगे, ठीक है। ये बिफोर वाला चक्कर जो है ना ये खत्म हो गया, बिकॉज द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इज सेम फॉर बोथ, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों के लिए सेम है, जिस ये जी, इस इक्वेशन में कोई रेजिस्टेंस का कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए ये आइडियल केस के लिए ही एप्लीकेबल है। और स्टील बॉल है जिसमें रेजिस्टेंस का इफेक्ट
हम इग्नोर कर सकते हैं, लिहाजा हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। अगर हाइट का फर्क होता ना, फिर टाइम का फर्क होता भाई। 12 देख लें, पढ़ लें भाई। इनिशियल वेलोसिटी एंगल अल्फा के साथ फायर किया है और एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, एक्सेलरेशन जी है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी थ्रू आउट यही रहेगा, यू साइन अल्फा। ये वो फैक्ट है जो हर जगह आपको इस्तेमाल हो रहा है। सो horizontal component of what are the vertical and horizontal component of velocity? So I am wrong यार, थोड़ा सा सॉरी, that is u cos alpha, this is u sin alpha। तो एक चीज आपको समझ आ गई कि ओरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी थ्रू आउट सेम रहता है, तो ओरिजेंटल कंपोनेंट ये या इन दोनों में से होगा। तो आप उड़ा दें इन दो ऑप्शंस को, जितना जल्दी हो सकता है इन पे कांटा फेर दें भाई। ये लें, ये नहीं हो सकती। अब आप अगर गैस लगाना चाहते हैं इन दोनों में, आप एजुकेटेड गैस ये लगाएंगे कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होता है, कांस्टेंट नहीं हो सकता, लिहाजा यू विल रिजेक्ट दिस। और आगे अगर इतनी बड़ी रॉकेट साइंस आपको नहीं भी पता ना, तो फिर भी आप आंसर सी तक पहुंच जाएंगे। और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है वर्टिकल कंपोनेंट के लिए, u प्लस ए टी। वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल क्या है, u साइन अल्फा, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है माइनस जी और टी, दैट्स वाई सी इज करेक्ट। ज्यादा लंबी नहीं लगानी भाई। ए बॉल इज किक्ड अपवर्ड्स एट एन एंगल ऑफ 45, ठीक हो गया। आफ्टर ए शॉर्ट फ्लाइट द बॉल रिटर्न्स टू द ग्राउंड, इट मे बी अज्यूम्ड ए रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, व्हाट इज नेवर जीरो। क्या जीरो नहीं होता, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो जीरो नहीं होती, वर्टिकल वेलोसिटी टॉप पे जीरो होती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बॉल एक्सेलरेशन ये जीरो होगा भाई, ऑलवेज। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बॉल वेलोसिटी दैट इज नॉन जीरो, ये ये जीरो नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बॉल मोमेंटम, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बॉल मोमेंटम क्या होगा, टॉप पे जीरो, जीरो एट टॉप। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बॉल वेलोसिटी जीरो एट टॉप, जिसका मतलब ये भी जीरो हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है, ये ऑलवेज जीरो है। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बॉल वेलोसिटी इज नेवर जीरो। अगेन फैक्ट वाला क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन 14, ए गोल बॉल इज हिट विद द सेम फोर्स एंड डायरेक्शन, ठीक हो गया। कहाँ कहाँ, अर्थ पे एंड मून पे। देखो मैंने आपको पहले बताया, मेरा एक इस पे लेक्चर भी है, आप जाके उसको देख सकते हैं कि जी मैक्सिमम हाइट जो प्रोजेक्टाइल रीच करता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि मून के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होता है, मून पे हाइट ज्यादा होगी। देख लें, ये मून पे हाइट अर्थ की निस्बत ज्यादा है, यहाँ पे भी ज्यादा है, यहाँ पे भी ज्यादा, तीनों में ज्यादा है। दूसरी बात कि जो दोनों में ना, दोनों सूरतों में उसका जो पाथ है वो पैराबोलिक होगा। तो हम इस ए को इसलिए रिजेक्ट कर देंगे कि यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, फिर ऐसे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, नो। बी में अगर देख, सी में देखें, ये देखें, ये मून, ये अर्थ, ठीक है। इसलिए डी तो हो नहीं सकता कभी भी। डी कब होगा, जब ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जीरो होगा, फिर जिस एंगल से फेंका गया है उसी एंगल से चलता जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है, मून पे जीरो तो नहीं है। और बी इसलिए नहीं हो सकता कि देखें स्टार्ट में दे आर थ्रोन विद द सेम वेलोसिटी, ठीक है, सेम फोर्स एंड डायरेक्शन,
तो ऐसा नहीं हो सकता, ये तो उसके उसके स्टेटमेंट के ही खिलाफ है भाई बात। दूसरा ये, दूसरी बात ये भी पैराबोलिक नहीं है। इससे आंसर क्या हुआ? सी। और रेंज भी ना, हाइट के साथ साथ रेंज भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जी के। ये देखें जी भाई, स्टूडेंट यूजेस ए स्प्रिंग गन टू लॉन्च ए स्टील बॉल विद अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ओके, नजर आ रहा है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से थ्रो किया गया है और हाइट को वेरी कर रहा है, यहाँ पे लिखा है। मैयर क्या कर रहा है? डिस्टेंस आर। ज़ाहिर हाइट को वेरी करेंगे, डिस्टेंस आर वेरी होगा। और इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, एच और आर के बीच में, वो आपने देखना है। सही। अब थोड़ा सा मुझे वक्त है, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ कि लेट्स से इसकी ओरिजेंटल वेलोसिटी जो है वो वी नॉट है। आपको पता है ये जो आर होगा, ओरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट, ये ओरिजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। और टाइम के लिए आप वर्टिकल मोशन को कंसिडर करेंगे। वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। और हाइट एच है, एक्सेलरेशन जी है। डाउनवर्ड को ही आप पॉजिटिव ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एस इज इक्वल टू यू टी, 0 × टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एस की जगह आप एच लिखते हैं, अल्लाह का नाम लेके। टी स्क्वायर विल बी 2h/g, और इसको स्क्वायर रूट लेकर सब्जेक्ट बना लें। उठाएं उसको कान से पकड़ के यहाँ पे लेके आए। सो आर विल बी वी नॉट 2h/g। याद हो तो ज़्यादा बेहतर है। देखें, आर और एच का रिश्ता देखना है, तो आर इज इक्वल टू, वी नॉट भी कांस्टेंट है सब में, जी भी कांस्टेंट है, तो मैं टू भी कांस्टेंट, हम ये लिख सकते हैं सम कांस्टेंट के टाइम स्क्वायर रूट एच। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई कि वी और एच का ग्राफ। आप ओ लेवल में थोड़ी देर के लिए जाएं, अगर आपको ओ लेवल में ये बताया गया था कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा होता है, तो आपको ये याद आ जाएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ एच का जब एक्सप्रेशन हो तो आर और एच का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, ये सही है। ये कब होता? जब आपके पास आर प्रोपोर्शनल होता सम एच स्क्वायर के, सम कांस्टेंट। ये कब होता? जब आर एच के एच होता। ये कब होता? आर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट, ऊपर को शिफ्टेड है। तो मैंने आपके लिए सारे काम आसान कर दिए। जब भी स्क्वायर रूट एच, जब आर जीरो, आर तब जीरो होगा जब हाइट जीरो है, तो आर भी जीरो होगा। हाइट इंक्रीज करने से आर इंक्रीज होगा, वो तो तीनों में नजर आ रहे हैं, ए बी डी तीनों में नजर आ रहा है। हाइट इंक्रीज करोगे आर तो इंक्रीज होगा, क्योंकि टाइम इंक्रीज होगा। और टाइम इंक्रीज करने से आर इंक्रीज होगा। लेकिन चारों में ये चक्कर है। तो फिर जब तक आपको ये आइडिया नहीं होगा इस इक्वेशन का, आपका फिर गेस ही लगा सकते हैं। तो इसलिए ये बात याद रख लें कि इसको ऐसे करते हैं। 16 में देखें भाई, dotted line shows the path of a competitor, sorry, in a sky jumping competition. Ignoring air resistance, which graph best represents the variation of his speed with the horizontal distance x? यहाँ पे, यहाँ से जब इधर आएगा ना, ये इस तरह की प्रोजेक्टाइल है। ओरिजेंटल स्पीड, ओरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो इसकी थ्रू आउट सेम होगी, यहाँ पे भी यही होगी, यहाँ पे भी यही होगी, यहाँ पे भी यही होगी, यहाँ पे यही। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी शुरू में ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़ीरो, फिर बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पहले यहाँ से यहाँ तक कम हो रही है। इसका मतलब स्पीड पहले कम होगी, स्पीड पहले कम होगी, टॉप पे जाके स्पीड नॉन ज़ीरो होगी। इसमें क्या हो रहा है? टॉप पे स्पीड जीरो हो गई, नो भाई। ठीक है। और जबकि अब हमने देखना है कि जी स्पीड पहले कम हो रही है यहाँ से यहाँ तक, फिर बढ़ रही है, पहले कम फिर बढ़ रही है। तो ये, इसमें भी यही ट्रेंड है डी में, ये देखें, इसमें भी यही ट्रेंड है। लेकिन आपको पता है कि जी स्पीड का जब आप एक्सप्रेशन निकालेंगे
एक्स के साथ, तो वो नॉन लीनियर होगा। नॉन लीनियर कैसे, मैंने आपको बताऊं कि ओरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, वर्टिकल चेंज होती जा रही है, तो उनका जब टोटल स्पीड निकालेंगे, दैट इज वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर अंडर रूट, तो ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप आ गया, इसलिए डी आंसर होगा भाई। टेनिस बॉल इज थ्रोन ओरिजेंटली इन एयर फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग। एक तो एयर भी है, ऊपर से टेनिस बॉल भी है। स्टील बॉल होता तो कोई गुजारा कर लेता। सो एयर रेजिस्टेंस का तो अच्छा खासा इस पे असर होगा भाइयों। द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज नॉट नेग्लिजिबल, व्हाट हैपेंस टू द ओरिजेंटल एंड द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉल वेलोसिटी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ ऊपर, ठीक है, इससे आप इसका खुद आंसर निकालें। इस क्वेश्चन को देखें जी, 18। प्रोजेक्टाइल लॉन्च किए जा रहे हैं एंगल से टी जीरो पे, और एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। वेरिएशन स्पीड की बात हो रही है, स्पीड। स्पीड यहाँ पे क्या होती है, मैक्सिमम, क्योंकि ओरिजेंटल कंपोनेंट सेम, वर्टिकल मैक्सिमम। ओरिजेंटल घट गया, सॉरी वर्टिकल घट गया, ओरिजेंटल सेम, इसका मतलब स्पीड यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज होगी। स्पीड शुरू में डिक्रीज होगी, लिहाजा आप इसको इग्नोर मारें, ठीक है। और स्पीड टॉप पे ज़ीरो नहीं होगी भाई, इससे साबित होता है कि आप इसको भी इग्नोर मारें, इनमें क्या हो रहा है, स्पीड ज़ीरो हो रही है, तो फिर भाई ए की ऑप्शन बचती है, ये स्पीड पहले कम, टॉप पे मिनिमम, फिर बढ़ती है। दिस इज हाउ द स्पीड टाइम ग्राफ वेरीज इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। आखिरी बात नहीं है भाई, कितने सवाल रह गए, बस यार दो दो एक रह गए। आप खुद सोचे ना, 19 स्टोन इज थ्रोन ओरिजेंटली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ, ओरिजेंटली लॉन्च्ड है, air resistance negligible है, which graph shows the variation with time t, the vertical component of stone velocity। प्यारे बच्चों, ये इस तरह की सिचुएशन है और इस तरह की मोशन होगी। क्या हो रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, शुरू में जीरो होता है, फिर बढ़ता जाता है। बता बता के मैं थक गया हूं, तो आपको समझ आनी चाहिए। सो शुरू में वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर शुरू में सिर्फ ए में जीरो नहीं है, बाकी बी सी डी तीनों में जीरो है। उसके बाद एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होना चाहिए, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इसकी निकालेंगे भी, तो क्या होगी, v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जीरो और जी टी। इसका क्या मतलब है, स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप, v वर्सेस t का रिलेशनशिप लीनियर होगा, तो इसलिए डी। दूसरे लफ्जों में अगर आप यार इस तरह नहीं समझते, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट, वर्टिकल वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्रेडियंट जो है वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा, और वो कांस्टेंट होता है, इसलिए स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। बी में ये ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, इसमें ग्रेडियंट कम हो रहा है, तो ऐसा चक्कर नहीं, इसलिए डी आंसर है। क्वेश्चन 20th, an an astronaut throws a stone with horizontal velocity near to the moon surface, okay, which row describes the horizontal vertical forces acting on the stone after it release। सही हो गया भाई। अब इसमें मसला ये है कि मून सरफेस है और एयर रेजिस्टेंस की बात कुछ भी नहीं की गई। सो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, हम फर्ज करते हैं कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो रिजल्टेंट फोर्स तो इस पे ज़ीरो होनी चाहिए। अगर एयर रेजिस्टेंस है तो रिजल्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फोर्स जो है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में पहले बात कर चुका हूँ कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी थ्रू आउट सेम। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, एयर रेजिस्टेंस है, तो फिर क्या होगी, शुरू में वेलोसिटी, एयर रेजिस्टेंस आएगी इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब जब एयर रेजिस्टेंस इधर है, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये स्लो करेगी, फिर एयर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, एयर रेजिस्टेंस स्पीड पे डिपेंड करेगी। फिर वर्टिकल फोर्स को देखें, अगर वर्टिकल फोर्स के बारे में क्या, वर्टिकल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो।
अब मसला ये है कि आप इसको किस कैटेगरी में डालेंगे। हॉरिजॉन्टल फोर्स ज़ीरो, वर्टिकल फोर्स कांस्टेंट, ये तब है जब एयर रेजिस्टेंस नहीं है। स्टोन है और स्टोन पे एयर रेजिस्टेंस थोड़ा कम ही इफेक्ट करेगी। दूसरा, इसलिए अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो उसका आंसर सी, हॉरिजॉन्टल फोर्स कांस्टेंट, सॉरी ज़ीरो, वर्टिकल फोर्स कांस्टेंट। और अगर एयर रेजिस्टेंस है तो वो कांस्टेंट तो नहीं होगी, शुरू में मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, फिर कम होती जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन है ही नहीं। कि अगर उसने लिखा होता ना कि हॉरिजॉन्टल फोर्स मैक्सिमम देन डिक्रीजेस, तो फिर आप देख रहे होते। वर्टिकल फोर्स शुरू में रेजिस्टेंस वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है शुरू में ज़ीरो है, फिर बढ़ता जाएगा, एयर रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो वर्टिकल फोर्स जो है वो डिक्रीजिंग इफेक्ट तो दे रही है कि नेट फोर्स कम होती जाएगी अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसलिए हॉरिजॉन्टल में जो है उसकी वजह से मसला है, तो लिहाजा सी आंसर होगा। टॉप ऑफ टावर से दो स्टूडेंट्स थ्रो कर रहे हैं सेम टाइम पे और वेलोसिटीज का फर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ऊपर अब बात हो चुकी है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का फर्क है, इसका मतलब ये है कि टाइम दोनों का सेम होगा। वर्टिकल हाइट सेम है तो टाइम सेम होगा भाइयों। इसको इग्नोर मारें, इसको इग्नोर मारें। सो ए या सी में से। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो दोनों का फर्क होगा। वजह ये है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज तो डिफरेंट है, डबल होगा एक का। ये आप यहाँ पे, अगर आपको ज़्यादा मसला है तो ये डिस्कशन यहाँ पे कराई है मैंने। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस टाइम सेम है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है वो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसका ज़्यादा होगा। सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ, किधर गया भाई, नालायक टीचर से घूम में गया यार। ये सो हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं होगा, टाइम सेम होगा। तो दैट्स वाई सी इज़ द आंसर। ठीक है, इसमें मैंने आपको ये इन सारी सिचुएशंस को अगर थोड़ा सा समराइज कर देना तो मैक्सिमम जो आपने कंक्लूड करना चाहिए, एक तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट हाइट का फार्मूला याद हो तो बहुत फ़ायदा होगा। फिर आपको फैक्ट्स याद होने चाहिए कि जी टॉप पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है, लिहाजा टॉप पे मोमेंटम भी ज़ीरो नहीं है, टॉप पे स्पीड भी ज़ीरो नहीं है। फिर वर्टिकल मोस्टली क्वेश्चन जो है वो एयर रेजिस्टेंस के बगैर हैं, और ये सारी जो लॉजिक है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, वर्टिकल एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, ये एयर रेजिस्टेंस के एब्सेंस में है। तो अगर एयर रेजिस्टेंस का कोई एक आध सवाल आता है तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि एयर रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आई होगी, और अगर आई है या नहीं आई, ठीक है, नहीं आई तो दोबारा सुने, आई है तो आप इस वीडियो को बाकी दोस्तों तक शेयर भी कर दें यार, ताकि हमारा काम करने का जज्बा और बढ़ता जाएगा। थैंक यू।